नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने जो जॉइंट वेंचर में सरकारी संस्थाएं, गैर सरकारी संस्थाएं और एसआरए के बीच में जो भागीदारी की प्रक्रिया थी, उसमें एसआरए की जवाबदारी क्या थी, उस विषय में हमने बात किया। अब आगे ये शासकीय जो निम्न शासकीय संस्थाएं हैं, स्वराज्य संस्थाएं हैं, तो एसआरए में उनकी भागीदारी क्या है, उस विषय में हम बात करेंगे। जो शासकीय, निम्न शासकीय, स्वराज्य संस्था और एसआरए की भागीदारी के अंदर क्या जवाबदारी दी गई है शासकीय संस्थाओं को और क्या नियम से, इस विषय में हम बात करते हैं। तो सर्कुलर के ब में दिया है, संबंधित महामंडल प्राधिकरण स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे म्हाडा, सिडको, महाप्रीत, एमआईडीसी, महा हाउसिंग, एमएसआरडीसी, एसपीपीएल और एमएमआरडीए आदि द्वारा किए जाने वाले कार्य। अभी ये जो संस्थाएं हैं, इनके द्वारा क्या कार्य किए जाने, उस विषय में हम जानेंगे। तो उसमें पहला है योजना के लिए आर्किटेक्ट की नियुक्ति करना। अब जो भी सरकारी संस्थाएं या निम्न सरकारी संस्थाएं या स्वराज्य संस्थाएं हैं, वो अपने प्लॉट पे, मतलब यहाँ पे जो संस्थाएं हैं जिसकी मालिकियत की प्रॉपर्टी है, जैसे बीएमसी है तो बीएमसी डेवलप करेगी, म्हाडा है तो म्हाडा डेवलप करेगी, और इनका पार्टनरशिप होगा एसआरए के साथ में, भागीदारी एसआरए के साथ होगी। तो वो जो संस्थाएं हैं, जब वो अपने यहाँ पे इस योजना को अमल में लाएंगे, क्रियान्वित करेंगे, तो वहाँ पे पहले योजना के लिए आर्किटेक्ट को नियुक्त करेंगे। उसके बाद प्रस्तावित योजनाओं का पूर्ण विवरण और योजना के इमारतों का विस्तृत प्लान तैयार करना। अब वहाँ पे जो प्रस्तावित योजना है, उनकी जो भी योजना, जिस योजना को वो क्रियान्वित करने वाले हैं, उस योजनाओं का पूरा प्लान, विवरण मतलब वहाँ पे कितने झोपड़े हैं, उनके एनेक्शल्स, उस विषय में पूरा तैयारी करना उनका। तीसरा, संबंधित सक्षम प्राधिकारी के साथ समन्वय बनाकर झोपड़ी धारकों का बायोमेट्रिक सर्वे करना और पात्रता के लिए आवश्यक परिशिष्ट 2 तैयार करना। अब ये जो संबंधित सक्षम प्राधिकारी है, अब यहाँ पे संबंधित सक्षम प्राधिकारी का मतलब तो वही हुआ कि अभी जैसे यहाँ पे बीएमसी है, तो बीएमसी में तो वहाँ के असिस्टेंट म्यूनिसिपल कमिश्नर स्वयं सक्षम प्राधिकारी हैं, और म्हाडा है तो म्हाडा का जो भी परिशिष्ट 2 तैयार होता है, म्हाडा तैयार करती है। यहाँ पे अब प्राइवेट प्रॉपर्टियाँ हैं, तो प्राइवेट प्रॉपर्टियों पे तो भागीदारी होती नहीं है। अब यहाँ पे रहेगी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी। तो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के लिए एसआरए के ए विंग में 10 सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति की गई है पूरे मुंबई के लिए। तो वो उनके साथ समन्वय बनाएंगे और उनके साथ झोपड़ी का बायोमेट्रिक सर्वे करेंगे और करके पात्रता के लिए आवश्यक परिशिष्ट 2 तैयार करना उनकी जिम्मेदारी है। फिर चौथा है, प्रस्तावित योजना में पात्र झोपड़ी धारकों को भाड़ा देना या अस्थायी संक्रमण शिविर की व्यवस्था करना। अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जिसके अंदर जो भी संस्था होगी, अब संस्था का मतलब मैंने कल भी कहा कि संस्था का आप अपनी संस्था से मत लीजिएगा। यहाँ पे संस्था का मतलब है जो सरकारी या निम्न सरकारी या स्वराज्य संस्थाएं, उनसे हमारा तात्पर्य है। तो वो जो संस्था है, वो समझो एज अ डेवलपर, जो संस्थाएं एज अ डेवलपर अपना पार्ट निभा रही हैं कि वहाँ पे डेवलपमेंट करना उनका काम है। तो उस प्रस्तावित योजना में जो भी पात्र झोपड़ी धारक है, उनको भाड़ा देना या टेम्पररी ट्रांजिट कैंप की व्यवस्था करना, ये उनकी जिम्मेदारी होगी। अब उसमें 5 में अंदर पॉइंट 5 में दिया गया, उक्त योजनाओं के प्रस्ताव को एसआरए प्राधिकरण के पास प्रचलित नियमानुसार मंजूरी के लिए प्रस्तावित करना। अब जो भी योजनाएं हैं उनकी, उसके प्रस्ताव को एसआरए, स्लम रिहेबिलिटेशन अथॉरिटी के पास उनकी जो अभी चालू प्रचलित यानी जो चालू नियम है, उसके हिसाब से मंजूरी के लिए प्रस्तावित करना है। फिर छठा पॉइंट में कहा गया है कि प्रस्तावित योजना के बिल्डिंग प्लान के अनुसार उत्कृष्ट दर्जे का बांधकाम करना, पुनर्वसन इमारत का निर्माण करना। अब इसके अंदर जो भी प्रस्तावित योजना, उसके अंदर बिल्डिंग प्लान के अनुसार जो भी बिल्डिंग प्लान इन्होंने बनाएंगे, जो आईओए में बिल्डिंग प्लान सबमिट किया था लेआउट, उस बिल्डिंग प्लान के हिसाब से
उनका जो भी डेवलपमेंट हो वो अच्छे बांधकाम का होना चाहिए। पुनर्वसन इमारत का निर्माण करना, पीएपी की घटक पीएपी बिक्री घटक इत्यादि का बांधकाम करना। अब इसके अंदर जो भी पुनर्वसन घटक है, पुनर्वसन इमारत है, उसका पहले निर्माण करना है, फिर उसके बाद पीएपी बिक्री घटक इत्यादि का इनको बांधकाम करना है। सातवां है आशय पत्र में दी गई शर्तों के अनुसार इमारत का बांधकाम दिए गए समय सीमा में पूर्ण करना। अब यहाँ पे ये बहुत सही पॉइंट है, जिसके अंदर आशय पत्र में जो भी टाइम लिमिट दिया जाता है, उस टाइम लिमिट के अंदर जो भी इमारत है, उस इमारत का बांधकाम समय सीमा के अंदर पूर्ण करना महामंडल, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था को बंधनकारक होगा। मतलब वो उनको करना ही है। जैसे डेवलपर्स क्या करते हैं, जो टाइम लिमिट है उसमें एक्सटेंड करते रहते हैं। जो उनका टाइम लिमिट 24 महीने का है, वो वहाँ पे 10-10 साल लगाते हैं। लेकिन यहाँ पे सरकारी यंत्रणा काम कर रही है, तो उनको उस समय में काम करना है, और उस समय में उनको काम सरकारी यंत्रणा करेगी ही। ये भी सही बात है कि वो करेगी ही। फिर 8वां पॉइंट है, बांधकाम करते समय उस जगह सुरक्षा की दृष्टि से, उसी प्रकार प्रदूषण नियंत्रण व कामगारों की सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक उपाय योजना करने की संपूर्ण जिम्मेदारी उक्त संस्थानों की होगी। अब जैसे जब बांधकाम चालू होता है तो वहाँ पे जो भी पर्यावरण के, कि भाई पर्यावरण के जैसे भी बहुत सारे डेवलपमेंट आप देखते हो कि वो उन चीज़ों को उपाय योजना नहीं करते, जिससे वहाँ पे धूल मट्टी वगैरह अगल बगल के परिसर में जाती है, जिसके लिए बीएमसी ने भी इस चीज़ पे ये नियम निकाला है कि जो भी बिल्डिंग काम करे तो उनको एक जालीदार जाली आती है, एकदम जैसे मच्छरदानी होती है, उससे ढकना होता है, ताकि वहाँ का प्रदूषण बाहरी एरिया में न फैले। और कामगारों की सुरक्षा दृष्टि से जो भी आवश्यक उपाय योजना करने की संपूर्ण इजाज़त। अब कामगार वहाँ करेंगे तो उनकी जो भी सुरक्षा की चीज़ें हैं, जैसे उनको बेल्ट वगैरह की ये करना, ताकि वो जो काम कर रहे हैं ऊपरी मंजिल पे, तो वहाँ से उनको गिरने वगैरह का चांस नहीं हो, इसके लिए जो भी आवश्यक उपाय योजना है वो पूरी जिम्मेदारी उक्त संस्थानों की होगी। फिर चौथा, संयुक्त भागीदारी, जॉइंट वेंचर, इस योजना में दी जाने वाली विशेष छूट सुविधा के विषय में जानकारी। अब ये जो संयुक्त भागीदारी, जॉइंट वेंचर में जो काम हो रहा है, इस योजना में दी जाने वाली जो छूट और सुविधा दी जा रही है उसके विषय में जानकारी है। क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की अथॉरिटीज़, जो उनकी स्वायत्त संस्था है, ये खुद काम कर रहे थे, इसके लिए उनके अंदर थोड़ा छूट देना जरूरी है। तो उस छूट के विषय में हम जानकारी देखते हैं कि क्या छूट दी गई है। संयुक्त भागीदारी जॉइंट वेंचर योजना यशस्वी होने के लिए शासन द्वारा विशेष छूट सुविधा मिलना आवश्यक होने के कारण उक्त योजना क्रियान्वित करने वाली संस्था, महामंडल, प्राधिकरण, स्थानिक स्वराज्य संस्था, ये स्वयं योजना क्रियान्वित कर रहे हैं तो विशेष छूट व सुविधा पाने के लिए पात्र होंगे। मतलब ये जो सरकारी यंत्रणाएं हैं, जो स्वराज्य संस्थाएं हैं, महामंडल है, प्राधिकरण, ये अगर स्वयं योजना कर रहे हैं, स्वयं डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये छूट पाने के लिए जो भी सुविधा है उसके लिए पात्र होंगे। क्योंकि यहाँ पे अगर कोई डेवलपर्स होगा तो उसको छूट नहीं मिलती, लेकिन सरकारी यंत्रणा तो उनको छूट देना पड़ेगा। अब क्या क्या छूट देना पड़ेगी, इस चीज़ के बारे नियम में हम जानेंगे। संयुक्त भागीदारी के तहत क्रियान्वित योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस, एमआरटीपी चार्जेस, लैंड प्रीमियम, मेंटेनेंस डिपॉजिट, ओपन स्पेस डेफिनेंसी चार्जेस इत्यादि देने के संबंध में शासन ने सभी संस्थाओं को योजना पूर्ण होने के उपरांत बिक्री घटक से प्राप्त होने वाली रकम से वह शुल्क अदा करने की छूट सुविधा दी जाएगी। अब यहाँ पे जो भी इनके चार्जेस है, मैंने कल ही बताया था, इस बारे में बात किया था कि शायद ये चीज़ होगी, और यही चीज़ उसमें दी गई है। जो लैंड प्रीमियम होते, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस जो होते हैं, जो एसआरए के हिसाब से 840 रुपये पर स्क्वायर मीटर कुछ है। फिर मेंटेनेंस चार्जेस है, जहाँ पे यहाँ पे 40,000 रुपया पर हेड जमा करना पड़ता है। तो ये जितने भी चार्जेस है, एमआरटीपी चार्जेस है, इस चीज़ों में उनको छूट और सुविधा दी जाएगी। लेकिन वो रकम जो होती है 5 लाख से कम की रकम पर लागू नहीं होगा। यदि वहाँ पे 5 लाख तक है तो वो उनको भरना पड़ेगा, उस पर लागू नहीं होगा।
सेकेंड, परिशिष्ट 2 तैयार करते समय हस्तांतरण हुए निवासी झोपड़ी धारकों को अदा करने वाले हस्तांतरण शुल्क रुपये 40,000 व अनिवासी गाला के लिए हस्तांतरण शुल्क 60,000 भरने की शर्त लोगों का सहयोग बढ़ाने की दृष्टिकोण से लागू नहीं होगी। ये बहुत अच्छी चीज़ इन्होंने किया है कि जो भी ट्रांसफ़र, जैसे एनेक्शर बनने के पहले जिन्होंने झोपड़ी खरीदी है तो उनका ट्रांसफ़र चार्ज जो है 16/5/2015 के जीआर के अनुसार उन्हें 40,000 रुपया ट्रांसफ़र और 60,000 रुपया कॉमर्शियल का ट्रांसफ़र चार्ज लगता था। तो इसके अंदर लोगों का सहयोग बढ़ाने के लिए इस 40,000 और 60,000 के जो भी इनके हस्तांतरण शुल्क थे, ट्रांसफ़र चार्जेस थे, वो लागू नहीं होगा। फिर थर्ड में शासकीय निम्न शासकीय, जो शासकीय और गैर शासकीय संस्था को जमीन के बदले अदा करने वाली 25% जमीन अधिमूल्य के ये योजना के शुरुआत में न देकर योजना पूर्ण होने के उपरांत बिक्री घटक से प्राप्त होने वाली रकम में से भरने की सुविधा सभी शासकीय गैर निम्न शासकीय संस्थाओं को दी जाएगी। अब इसके अंदर जो 25% जो जमीन का भूखंड का जो पैसा भरना पड़ता है, इसके अंदर भी उन्हें छूट दी गई है कि ये जो भी डेवलपमेंट करने पूर्ण होने के बाद जो बिक्री घटक के इनके जो सेल बिल्डिंग है, वो सेल बिल्डिंग के बेचने के बाद उन पैसों से ये 25% भरी जाएगी। इसके लिए उनकी संस्थाओं को छूट दी गई है। ये चौथा है, संबंधित सभी महामंडल प्राधिकरण स्थानिक स्वराज्य संस्था यदि तृतीय पक्ष को विकासक कर झोपड़पट्टी पुनर्समन योजना के पुनर्समन घटक व बिक्री घटक के बांधकाम और बिक्री घटक से में बिक्री का अधिकार देने पर वह प्राधिकरण को उपरोक्त सुविधा छूट मिलने के लिए पात्र नहीं होगी। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पे ये दिया गया है कि ये जो संस्थाएं हैं, ये अगर खुद डेवलपमेंट करती है तो इन्हें ये छूट मिलेगी। लेकिन यदि इन्होंने कोई डेवलपर अपॉइंट कर दिया, इन्होंने कोई डेवलपर अपॉइंट किए गए, जैसे को डेवलपर होते हैं कि भैया हम बांधकाम करेंगे, हमारा जो भी चार्जेस है अब पैसे हैं हम भरेंगे और हमको इसके बदले में ये कंस्ट्रक्शन चार्ज देना होगा या प्रॉपर्टी देनी होगी, तो उनकी जो भी कंडीशंस होगी उस कंडीशन से आप अगर थर्ड पार्टी अगर क्रिएट करते हैं, कोई डेवलपर्स लेके आते हैं, तो जो भी छूट सुविधा है, छूट दी गई है, वो उनको नहीं मिलेगी। उसके लिए वो पात्र नहीं होंगे संस्थाएं। उनका जो भी प्रीमियम है, लैंड प्रीमियम है, इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस है, मेंटेनेंस चार्जेस है, MRTP चार्ज, जो भी चार्जेस है उनको भरना होगा और उक्त समय पर। पांचवा, योजना के शर्तें व नियम। अब यहाँ पे आया है कि जो योजना क्रियान्वित होगी, जो चालू होगी, लागू होगी, उसमें शर्त व नियम क्या। तो पहला है, मुंबई महानगर प्रदेश में झोपड़पट्टी पुनर्समन प्राधिकरण और बृहन मुंबई महानगर पालिका, ठाणे महानगर पालिका, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, महाप्रीत, सिडको, MSRDC, SPPL, माड़ा इत्यादि शासकीय निम्न शासकीय संस्था के साथ संयुक्त भागीदारी में योजना क्रियान्वित होगी। उसी तरह इसके व्यतिरिक्त अन्य इच्छुक प्राधिकरण संस्था प्रस्तुत योजना में सहभागी हो सकती है। अब ये जो संस्थाएं थी, कौन कौन सी संस्था है उसके अंदर, अभी यहाँ पे जो भी सरकारी संस्थाएं थी, माड़ा हो गया, सिडको हो गए, मुंबई महानगर पालिका हो गई, उसके बाद आपकी ठाणा महानगर पालिका हो गई, तो ये जो चीज़ें थे और MSRDC, ऐसे जो भी प्राधिकरण है वो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के साथ पार्टनरशिप करेंगे। और महाप्रीत हो गई, इसमें और कोई भी संस्थाएं जो इच्छुक हो, स्वराज्य संस्थाएं जो भी इच्छुक हो, वो भी इसमें सहभागी हो सकती है। ये नियम दिया गया है क्योंकि यहाँ पे अभी जिन जिन संस्थाओं को नाम दिया गया है उनकी प्रॉपर्टियाँ हैं और अदर्स संस्थाओं की अगर प्रॉपर्टियाँ हैं तो वो भी इसमें सहभागी हो सकती हैं। सेकंड, प्रलंबित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना क्रियान्वित करने के लिए विकासक असमर्थ सिद्ध होने पर ऐसी प्रलंबित योजना भी संयुक्त भागीदारी योजना के तहत क्रियान्वित की जाएगी।
अब यहाँ पे ये दिया गया है कि अगर कोई डेवलपर कोई योजना के अंदर डिले कर रहा है, तो काम नहीं कर रहा है, सिर्फ टाइम पास कर रहा है, तो वो उस योजना को भी ये संयुक्त भागीदारी योजना के तहत लिया जा सकता है। तीसरा है, संबंधित शासकीय संस्थाओं को सूचित की गई योजनाओं की आर्थिक व तांत्रिक व्यवहार्यता की जांच करने की जवाबदारी भी संबंधित संस्थाओं की होगी। अब इसके अंदर ये है कि जो भी संबंधित शासकीय संस्थाएं को सूचित की गई योजनाओं की आर्थिक, अब जो भी योजना वो अपने हाथ में ले रहे हैं उनकी, उसका जो आर्थिक और तांत्रिक, तांत्रिक का मतलब यहाँ पे वो तांत्रिक नहीं है, यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से संबंधित है कि उनको जो भी तंत्र वगैरह मतलब ये जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के क्या उनके इक्विपमेंट्स होंगे, क्या ये सब चीज़ों के बारे में जांच करने की जवाबदारी भी संबंधित संस्थाओं की होगी। क्योंकि भी बिल्डिंग का मामला है तो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की ज़रूरत होगी, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें जांच करने का जो भी काम होगा वो संबंधित संस्थाओं की होगी। तो एसआरए का कोई लेना देना नहीं होगा, क्योंकि एसआरए यहाँ पे प्लानिंग अथॉरिटी है। एसआरए का काम जैसे डेवलपर्स है, डेवलपर्स अपनी जो भी आर्थिक वगैरह तांत्रिक वो सब देखते हैं, उसी तरह ये संस्थाओं को भी देखना पड़ेगा। अब चौथा पॉइंट है, उक्त पुनर्वसन योजना के लिए संबंधित संस्थाओं और झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के बीच परियोजना के शर्त व नियम का समावेश का द्विपक्षीय सामंजस्य करार यानी MOU होना आवश्यक होगा। अब इसके अंदर जो भी संस्थाएं यहाँ पे अपने प्रपोज करेंगी तो वहाँ पे इनके द्विपक्षीय दोनों यहाँ पे एसआरए और वो संस्था उनका MOU होना कंपलसरी मैंडेटरी होगा कि करना ही है। फिर पांचवा है, इस संयुक्त भागीदारी योजना अंतर्गत क्रियान्वित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के विषय में संबंधित झोपड़ी पुनर्वसन प्राधिकरण है। अब इसके अंदर जो भी इसमें योजना चालू है, क्रियान्वित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के विषय में संबंधित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना प्राधिकरण है, पुनर्वसन प्राधिकरण है। मतलब ये जो भी एसआरए है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, वो प्लानिंग अथॉरिटी, नियोजन प्राधिकरण होगा, वो प्लानिंग अथॉरिटी है। फिर पॉइंट नंबर 6 में दिया है, उक्त योजना के पुनर्वास घटक व बिक्री घटक के बांधकाम संबंधित शासकीय निम्नलिखित संस्थाओं द्वारा किया जाएगा। वह उपलब्ध होने वाले बिक्री घटक को संबंधित शासकीय संस्था द्वारा खुले बाजार से बिक्री कर बांधकाम और योजना में लगाने वाला खर्च भाग किया जाएगा। अब यहाँ पे ये है कि जो भी योजना चल रही है उसके पुनर्वास घटक, रिहैब बिल्डिंग और बिक्री घटक के बांधकाम से संबंधित जो भी शासकीय संस्था है या निम्न संस्था है उनके द्वारा किया जाएगा। वह उपलब्ध होने वाले बिक्री घटक को संबंधित शासकीय निम्न संस्था द्वारा खुले बाजार में बिक्री कर, अब ये जो भी उनकी सेल बिल्डिंग बनेगी तो वो जो भी संस्था है उसके द्वारा खुले बाजार में ओपन मार्केट के हिसाब से वो बिक्री कर बांधकाम योजना में लगाने वाला खर्च भाग किया जाएगा कि इनके जो भी खर्च कितने आए हैं उस हिसाब से उसका भाग किया जाएगा। फिर सातवां है, मुंबई महानगर प्रदेश में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना संयुक्त भागीदारी के तहत क्रियान्वित योजना में पुनर्वसन घटक को प्राधान्य देकर पूर्ण करेंगे। अब यहाँ पे ये बहुत अच्छी चीज़ दी गई है कि ये जो भी योजना होगी उसके अंदर पहले पुनर्वसन घटक को ही प्राधान्य देना है, पहले उनका ही डेवलपमेंट करना है और लोगों को बसाना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या ये स्वायत्त संस्थाएं सरकारी है, सरकार की ही एक स्वायत्त संस्था है, उनके अधीन ही है। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, डेवलपमेंट में जो भी पुनर्वसन जो इमारत है, पुनर्वसन इमारत को बना के लोगों का रिहेबिलिटेशन करेंगे। रिहेबिलिटेशन करने के बाद क्या होगा, उनके जो भाड़े हैं वो भाड़े देने की प्रक्रिया उनकी बंद हो जाएगी कि अब मुझे भाड़े देना नहीं है। हो सकता है तो ये ट्रांजिट कैंप भी बनाए, संक्रमण शिविर का भी निर्माण करें। बिक्री घटक के नियोजन, बिक्री कीमत इत्यादि सभी विशेष विषयों द्वारा आर्थिक उत्पन्न प्राप्त करने के लिए संबंधित शासकीय निम्न शासकीय संस्थाओं को अनुमति दी जाएगी। अब यहाँ पे ये है कि जो भी बिक्री घटक के नियोजन, बिक्री कीमत, इसकी जो भी नियोजन प्लानिंग, बिक्री घटक का जो प्लानिंग करना, उसकी बिक्री की कीमत लगाना इत्यादि सभी विषयों पर आर्थिक उत्पन्न प्राप्त करने के लिए जो उनको आर्थिक मतलब होता है कि पैसे की इनकम का सोर्स, उसको प्राप्त करने के लिए संबंधित शासकीय संस्थाओं को अनुमति दी जाएगी कि भैया आप इस
के द्वारा ये बेच के उस आर्थिक को उत्पन्न को प्राप्त कीजिए। इस कारण योजना में आने वाले खर्च संबंधित शासकीय निम्न शासकीय संस्था को झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या शासन द्वारा कोई भी रकम अनुदान समझकर नहीं दी जाएगी। अब इसके अंदर ये है कि वो जो स्वायत्त संस्थाएं हैं उनको ही आर्थिक बंदोबस्त करना है कि भाई ये जो पैसे लग रहे हैं उन्हें कहाँ से लाना है, कैसे करना है। इसमें झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या शासन द्वारा कोई भी अनुदान रकम नहीं दी जाएगी, अनुदान रकम समझकर नहीं दी जाएगी। और वो संस्था यदि केंद्र शासन से योजना अंतर्गत निधि कर्ज प्राप्त होता है तो उस विषय में निर्णय लेने का अधिकार संबंधित योजना करने वाली संस्था की होगी कि अगर वो केंद्र शासन से इस विषय में कोई भी ऋण लेते हैं कर्जा, तो उसके अंदर भी जो भी निर्णय लेना है वो निर्णय भी वो स्थानीय जो संस्था है, संबंधित संस्था है, वो संस्था द्वारा ही लेना होगा। फिर 8वां है संबंधित प्राधिकरण स्थानिक नागरिक स्वराज्य संस्थाओं को बिक्री घटक से आर्थिक उत्पन्न होने वाला है, इसलिए झोपड़ी धारकों को देने वाले भाड़े संक्रमण शिविर सदनिका की व्यवस्था संबंधित शासकीय संस्था करेगी। अब इसमें यह है कि जो भी बिल्डिंग सेल बिल्डिंग बनाएंगे तो उसमें उनको आर्थिक उत्पन्न होने वाला है, क्योंकि वो बिक्री घटक तो बेचेंगे, तो बिक्री घटक बेचेंगे तो इसीलिए वो संस्थाओं को उसका लाभ होगा। तो वो संस्था जो भी झोपड़ी धारक है तो झोपड़ी धारक के भाड़े या संक्रमण शिविर की सदनिका की व्यवस्था भी उन्हीं को करना है। फिर 9वां है प्रलंबित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना में धारा 13(2) के अंतर्गत पुराने विकासक की नियुक्ति रद्द किया है तो पुराने विकासक द्वारा किए गए बांधकाम का मूल्यांकन कर तय रकम पुराने विकासक को अदा करने की जिम्मेदारी संबंधित निम्न शासकीय संस्था पर बंधनकारक होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ दी गई कि जिस प्रोजेक्ट के अंदर जैसे अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है तो वहाँ पे बिल्डर ने काम नहीं किया और बिल्डर को वहाँ पे 13(2) में टर्मिनेट कर दिया है, तो टर्मिनेट कर दिया तो अभी संस्था ने अपने हाथ में उनको परमिशन मिली कि आप करिए डेवलपमेंट, तो उनका जो भी चार्ज उन्होंने जो खर्च किए या बिल्डिंग बनाए या जो भी है उस चीज़ पे हिसाब करके उनकी जो भी रकम है वो संबंधित संस्था को ही देना है, उनको ही बंधनकारक दिया हुआ है, मतलब उनको देना ही होगा, वही देंगे। उसमें झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण सरकार का कोई लेना देना नहीं होगा। फिर 10वां है धारावी पुनर्वसन योजना में जिस प्रकार नफा बांटा जाना है उसी प्रकार संबंधित शासकीय प्राधिकरण योजना में बिक्री घटक से होने वाले नफा में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रशासकीय खर्च व अन्य समान होने वाले नफा में 10% हिस्से के लिए पात्र होगी। अब यहाँ पे ये दिया गया कि धारावी प्रोजेक्ट में जैसे वहाँ पे जो जॉइंट वेंचर चल रहा है धारावी प्रोजेक्ट में, उसमें जिस प्रकार नफ़ा बांटा जाना मतलब जो भी प्रॉफिट होगा उसमें डिवाइड किया जाएगा, उसी प्रकार संबंधित शासकीय प्राधिकरण योजना के बिक्री घटक से अभी जो ये जॉइंट वेंचर में हो रहा है उसमें जो बिक्री घटक बेचेंगे उसके अंदर झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण प्रशासकीय खर्च व अन्य समान होने वाले नफा में मतलब जो खर्च वगैरह निकलने के बाद जो भी होगा उसमें 10% हिस्से के लिए पात्र होगी, मतलब वहाँ पे 10% हिस्सेदारी जो है वो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण की होगी। फिर 11वां पॉइंट है संयुक्त भागीदारी के तहत क्रियान्वित झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के लिए गृह निर्माण विभाग अथवा झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण द्वारा निधि देने का प्रावधान नहीं है। अब इसमें यह कह रहा है कि जो संयुक्त भागीदारी के तहत जो भी योजना ये इम्प्लीमेंट करेंगे उसमें झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के लिए गृह निर्माण विभाग अथवा झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण द्वारा निधि देने का प्रावधान नहीं है, उसके अंदर कोई भी इनको फंड देने का प्रावधान नहीं है जो झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण या गृह निर्माण विभाग इनको फंड दें। इसलिए संबंधित संस्था द्वारा अनावश्यक निधि की व्यवस्था करने का प्रावधान अपना खुद का प्रावधान करेगी, मतलब ये जो संबंधित संस्थाएं हैं जो डेवलपमेंट करने जा रही है वो अपना खुद का प्रावधान करेगी कि ये जो फंड है वो कहाँ से आएगा और कैसे इस योजना को हम कुशलपूर्वक सकुशल पार करें। फिर 12वां पॉइंट है उक्त संयुक्त भागीदारी योजना क्रियान्वित करने के लिए संबंधित शासकीय निम्न शासकीय संस्था आवश्यक होने पर उनके अधिनियम में योग्य सुधार कर सकते हैं।
अब जैसे ये जो नियम दिए गए हैं, इसके अंदर जो भी अगर कुछ नियम ऐसे हैं कि उनको उस चीज़ में सुधार करना है, तो वो उनके नियम में सुधार वो करने के लिए जो संबंधित शासकीय मतलब डेवलपमेंट के लिए जो भी सुधार करने का है वो अपनी सुधार कर सकते हैं। फिर 13 है, उक्त संयुक्त भागीदारी योजना में दी गई छूट सुविधा नियमित झोपड़पट्टी पुनर्वास योजना में क्रियान्वित खाजगी विकासों को लागू नहीं होगी। अब ये जो भी छूट सरकारी संस्थाओं को मिल रही है, ये जो नियमित संस्थाएं जो डेवलपमेंट चालू है बिल्डर के द्वारा, वहाँ पे जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं उनको ये छूट और सुविधा लागू नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे संयुक्त भागीदारी हो रही है SRA और ये गवर्नमेंट की अधीन जो संस्था है उसके अंदर में, इसलिए उन्हें छूट दी जा रही है। अब 6 है, उपरोक्त संयुक्त भागीदारी योजना में के नियम में कोई अनुषंगिक व छोटे स्वरूप में बदलाव करना है तो उसके लिए गृह निर्माण विभाग को प्राधिकृत किया जाता है। अब जैसे ये जो GR के नियम में कुछ भी यहाँ पे छोटे मोटे कुछ बदलाव करना है तो वो गृह निर्माण विभाग को ही प्राधिकृत किया गया है, गृह निर्माण विभाग द्वारा ही किया जाएगा। उक्त शासन निर्णय दिनांक 25/8/2024 को हुए मंत्रिमंडल की बैठक के मान्यता स्व निर्गमित किया जाता है। अब ये जो भी शासन निर्णय है वो 25/8/2024 को मंत्रिमंडल में हुए बैठक में जो मान्यता मिली उसके मान्यता अनुसार निर्गमित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो सर्कुलर ये जो भी GR सरकार ने बनाया है ये बहुत ही अच्छा GR है और ये हो सकता है कि इस GR के जो आगे प्रलंबित जो भी डेवलपमेंट रुके हुए वो क्लियर हो जाएंगे और लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उस प्रॉब्लम को भी दूर होगी, कि जैसे लोगों को एक चाहत होती है कि भैया हमारा भी एरिया डेवलप हो, लेकिन वहाँ पे क्या होता है बिल्डर्स आते हैं लेकिन सिर्फ खाली ट्रेडिंग करते हैं, यहाँ पे लोन उठाएंगे और फिर उसके बाद वो पैसे वहाँ नहीं डाल के कहीं और इन्वेस्टमेंट करेंगे, इस तरह से वो एरिया सालों साल इसी पड़ी रहती है। अब यहाँ पे सरकारी यंत्रणा है, क्योंकि ये जितनी भी संस्थाएं हैं, महानगर पालिका हो या ठाणे महानगर पालिका हो, माड़ा हो, सिडको, ये सरकार के अधीन ही है, ये स्वराज्य संस्थाएं हैं और ये जब काम करेंगी तो ये पहले लोगों को पुनर्वसन के लिए ये करेंगे। इसके अंदर और भी एक छूट दी गई है कि जो ट्रांसफ़र चार्जेस है एनेक्शल 2 के पहले जिन्होंने खरीदा है, जो 40,000 रेसिडेंस का 60,000 कॉमर्स, वो चीज़ भी हटा दी गई है, वो चीज़ भी हटा दी गई, जैसे लोगों को इसका समर्थन दे और डेवलपमेंट जो यशस्वी रूप से आगे बढ़े और जल्दी जल्दी इसका क्लियरेंस हो डेवलपमेंट का। तो ये चीज़ें और बहुत सारी चीज़ें इसमें अच्छी भी है, लेकिन इसके अंदर एक चीज़ का मुझे अभी तक समझ में नहीं आया कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट के अधीन संस्थाओं द्वारा एज ए डेवलपर, तो समझ लिए भागीदारी भी तो एज ए डेवलपर हो गई, क्योंकि वो डेवलपमेंट करेंगे, वो पैसे लगाएंगे, सब कुछ तो सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो सोसाइटियों का जिक्र नहीं किया कि सोसाइटियों में इनके लिए इनका क्या होगा, सोसाइटियों के लिए क्या है, इस चीज़ का नियम इसमें निकाला ही नहीं, एक वर्ड भी नहीं डाला है कि जो सोसाइटियाँ हैं वो सोसाइटी का कार्य क्या रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है कि सोसाइटियों को इसमें तो कोई भी इम्पोर्टेंस दी ही नहीं गई है। तो क्या ये जो सरकारी संस्थाएं डेवलपमेंट करेंगी उसमें सोसाइटी होगी या नहीं होगी, ये क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। ये संस्थाओं में द्वारा जो भी डेवलपमेंट होगा उसके अंदर एक तो है थोड़े से लोगों की कठिनाइयाँ दूर हो जाएगी, जहाँ पे पात्रता का विषय है, जहाँ पे सोसाइटियों का विषय है, वो चीज़ें थोड़ा सा लोगों को राहत मिलेगी। तो दोस्तों ये 6 नवंबर 2024 को GR निकला है, जॉइंट वेंचर में काम करें, जिसके अंदर ये भी जो शासकीय संस्थाएं हैं वो शासकीय संस्थाएं और SRA आपसी भागीदारी में ये डेवलपमेंट करेगी, जिसके अंदर 228 प्रकल्प अभी तक इन्होंने चुनाव किया है और इसके आगे भी उन्होंने GR में ये दिया कि और भी जो संस्थाएं हैं सरकारी या गैर सरकारी संस्थाएं, वो भी इसमें चाहे तो भागीदारी कर सकती है। तो दोस्तों ये हमारा GR यहीं ख़त्म हुआ
और इस जीआर को ध्यान से देखिए, समझिए, क्योंकि जहाँ पे भी डेवलपमेंट रुके पड़े हैं या वहाँ पे गवर्नमेंट की प्रॉपर्टियाँ या सरकारी संस्थाओं या निम्न सरकारी संस्थाओं की प्रॉपर्टियाँ हैं, तो वहाँ आपके लिए अच्छा है कि आपको डेवलपर चुनने की ज़रूरत नहीं है और गवर्नमेंट के थ्रू ही काम हो सकता है वहाँ पे। तो दोस्तों, वीडियोस कैसी लगी इस विषय में बताइएगा, कमेंट कीजिए। और कल हमने एक सेक्शंस गलत बोल दिया, उसके लिए मैं यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ कि कल जो मैंने 14(1) की जगह 13(2) कहा था, वो इस्लाम एक्ट के 14(1) में एक्विजिशन है, 14 खंड 1, तो सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के अंदर। तो ये 14 उपधारा 1 के अधीन एक्विजिशन का मैटर था, तो उसके अंदर थोड़ी धारा गलत हो गई, इसलिए मैंने बोला मैं इस वीडियो में आपको बता दूं। तो दोस्तों, बने रहिए जागो इंडिया जागो के साथ में। आने वाली और भी वीडियोस हम लाएंगे, जो सरकार के जो भी आदेश, सर्कुलर, जीआर जो भी होंगे उसके विषय में बताएंगे, जिससे ये जागरूकता बढ़े, लोगों को पता चले कि आखिर सरकार ने लोगों के लिए क्या निकाला है, डेवलपमेंट के रूल क्या निकाले हैं, उनका उसमें फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। तो इस विषय में भी हम बात करेंगे। वीडियोस लंबी हो रही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।